क्या हो रहा है? बड़ी-बड़ी चीज़ें हो रही पूरी दुनिया में। वर्ल्ड हमने वाइड। सुना कि जी। लोग जो हैं वो बिग टेक में से पैसा निकाल के और मैन्युफैक्चरिंग में और एग्रीकल्चर में लगा रहे हैं यूएसए में। जी, ऐसा भी हो बिल्कुल। रहा है क्या? जी। तो हमने जो पिछले टॉक्स में भी बात करी थी कि ये डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में वो सारे सेक्टर्स जो आर्टिफिशियली सप्रेस कर दिए गए थे, अब वो वापस अपने करेक्ट वैल्यूएशंस पे आएंगे, जिसमें से फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस और प्रेशियस मेटल्स। अब ये सारे सेक्टर्स ऑर्गेनिकली ग्रो होंगे और उसके साथ टायर 2 और 3 सिटीज भी ऑर्गेनिकली ग्रो होगी, राइट। तो उसी में हम देख रहे हैं कि डीप स्टेट के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो ना सिर्फ फार्म लैंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक सेक्टर में से पैसा उठा के, बट बहुत सारी कंट्रीज में हम ऐसे लॉज देख रहे हैं पास किए जा रहे हैं अगेंस्ट द फार्मर्स। तो जितना जल्दी हो सके वो अपनी फार्म लैंड छोड़ दें, उसके लिए बहुत सारी कोशिशें तेज हो रखी है बहुत सारी कंट्रीज में, जिसमें से कुछ कंट्रीज में तो ये तक बोल दिया गया कि लाइव स्टॉक जो है वो बहुत क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है, तो सारे लाइव स्टॉक को मार दिया जाना चाहिए। तो उस पर भी अब मूव्स चल रहे हैं, क्योंकि अब कॉरपोरेट का जो एक पूरा ऑब्जेक्टिव बन चुका है प्राइवेट सेक्टर का कि फार्म लैंड में अब इन्वेस्ट करना है। और वही जो बहुत सारे नैरेटिव्स ऐसे भी चल रहे हैं जहाँ पे इंसेक्ट्स, बग्स और ये सब बातें चल रही हैं वेस्ट में, कि खाने में मिलाया जा रहा है कि उसी में सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। उसके साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल मीट और वो सारे की भी बात चल रही है। तो वेस्ट में ऐसे बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स आगे हम देखेंगे कुछ सालों में, जहाँ पे कंपलसरी उनको पकड़ाया जा रहा है ये सब चीजें खाने के लिए, शायद बताए भी ना कि इनके इंग्रेडिएंट्स में क्या मिक्स किया जा रहा है। तो फूड सिक्योरिटी का जो एक ग्लोबल इशू तो अब बन ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से रशिया, इंडिया, चाइना ने मिलके एक सिग्नल भेजा है वेस्ट को कि रशिया ने वॉकआउट किया अपनी वो ग्रेन डील से, ब्लैक सी वाली, बिल्कुल उसी तरह चाइना ने जो है एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। वो दो प्रेशियस जो अर्थ, जिसको रेयर अर्थ बोलते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए वो जरूरी मेटल्स, उसका एक्सपोर्ट पर बैन लगाया। और इंडिया ने जिस तरह से राइस बैन लगाया, तो एक सिग्नल गया है कि कमोडिटीज वेपनाइज होती है तो कैसा फील होता है। क्योंकि अभी तक तो दुनिया ने खाली डॉलर का वेपनाइजेशन देखा और एक सैंक्शन की अथॉरिटी खाली वेस्ट के पास देखी। तो अब दुनिया देख रही है कि कैसे कमोडिटीज भी वेपनाइज होती है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमने अभी जो लेटेस्ट चेंजेस देखे, जहां पे मिलिट्री जनता ने टेक ओवर किया नाइजीर का, और उसके बाद कैसे नाइजीर ने फ्रांस की खाली सिर्फ चैनल्स का ब्रॉडकास्ट बैन नहीं किया, बट जो यूरेनियम और गोल्ड का सप्लाई, अब फ्रांस की इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा चंक नाइजीर के यूरेनियम सप्लाई पे बेस्ड था, और गोल्ड की एक्सपोर्ट्स दोनों। तो ये दोनों बैन कर दिए गए। और फिर फ्रांस और अमेरिका से कुछ धमकियां आई हैं नाइजीर की नई गवर्नमेंट को। तो एक वॉर जोन तो बनी जाएगा, क्योंकि कमोडिटीज और मिनरल्स बहुत सारे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और अगर एक ऐसी करेंसी की बात चल रही है जिसमें कमोडिटीज का कुछ पैगिंग होगा या उससे बैकअप होने वाला है कुछ रोल, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर माइनिंग सेक्टर के ऊपर सबकी निगाहें गड़ी हुई है। तो उसी के चलते ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो एक नया वॉर जोन बन चुका है बड़े पावर्स के लिए, जिनका टग ऑफ वॉर चलेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो अभी जो नेक्स्ट ब्रिक समिट है इस मंथ में, जिसके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टाइम किया है चंद्रयान का लैंडिंग उसी डेट्स में। तो मैं देख रहा था कुछ नरेटिव्स चल रहे थे वेस्टर्न मीडिया पोर्टल्स के कि इंडिया इज अगेंस्ट ब्रिक्स, ब्रिक्स एंड एससीओ आर डोमिनेटेड बाय चाइना, इंडिया विल मूव आउट ऑफ ब्रिक्स एंड एससीओ। ये सब कुछ कुछ नरेटिव्स चल रहे थे, फेक नरेटिव्स। ये क्या चल रहा था कि इंडिया विल मूव आउट ऑफ ब्रिक्स? हाँ, ये सब चल रहे, कितने नैरेटिव्स चल रहे थे, और फिर मतलब प्राइम मिनिस्टर क्यों? को आके इट डजंट डिक्लेयर मेक करना सेंस। पड़ा। हाँ, फिर डिक्लेयर करना पड़ा कि मैं जा रहा हूँ ब्रिक्स समिट में।
और ना सिर्फ ये, और दूसरा ये भी नैरेटिव चला कि इंडिया इज अगेंस्ट एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स प्लस, इंडिया एंड ब्राजील। तो ब्राजील को भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि वी आर नॉट अगेंस्ट एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स, और इंडिया के एमईए ने भी क्लैरिफिकेशन दिया, अरिंदम बागची जी ने, कि वी आर नॉट अगेंस्ट, ये सब बेसलेस एलिगेशंस है। तो ये पूरा वेस्टर्न नैरेटिव, और ये कब से चल रहा है आप देख रहे होंगे कि मैं जिस तरह से ट्वीट्स डालता हूँ, सारे न्यूज स्टार्टिंग से ये स्टार्ट हुआ, ये सारे पेड जो भी आप बता लो या उनके क्रोनीज बता लो या जो भी बोलो, टूल किट बोलो, ये तब से स्टार्ट हुआ है। रशिया कैन नॉट अटैक यूक्रेन से, उसके बाद शी जिनपिंग इज फेसिंग अ कू, उसके बाद पुतिन इज फेसिंग अ कू, रशिया इज लूजिंग द यूक्रेन वॉर, उसके बाद ये चला कि इंडिया इज अगेंस्ट ब्रिक्स, बीच में ये भी चला चाइना हैज बैंड एक्सपोर्ट्स टू रशिया, पता नहीं कहां से, मुझे तो कहीं नहीं मिला, पर ये भी फेक न्यूज चला। फिर उसके बाद ये चला कि चाइना एंड रशिया, अरे एमबीएस इज अगेंस्ट यूएई नाउ, दे हैव बिकम एनिमीज, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो ये पूरा एक कंप्लीट फेक सा प्रोपेगेंडा जो वेस्टर्न मीडिया हैंडल्स पे चलता है, इवन यू नो बड़े एक्नॉलेज्ड वाले मीडिया पोर्टल्स, और उस पर से हमारे मीडिया पोर्टल्स उठा लेते हैं और सीधा चिपका देते हैं। तो टोटली बेसलेस, जिसका कोई सर पांव नहीं है। तो ये सारे फेक नैरेटिव वॉरफेयर चलते हैं आज की दुनिया में। तो ये जो हम जितने भी जियोपॉलिटिकल चेंजेस, ना सिर्फ इसमें अगर आप कुछ कुछ इवेंट्स देखें तो आप चौंक जाएंगे कि जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट आया कि हाउसिंग इज नॉट अ फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक उसी के साथ न्यूयॉर्क में आता है न्यूज कि सेंट्रल पार्क में सारे इलीगल्स को असाइलम दिया जाएगा, न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में। तो आप देख रहे हैं कि कैसा स्क्रिप्टेड कोलैप्स चल रहा है वेस्ट में। वो सारी फाइनेंशियल और टेक कैपिटल्स का, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, न्यूयॉर्क हो, शिकागो हो, जिस तरह से एक पूरा स्क्रिप्टेड से आपको पता ही लग रहा है कि इलीगल्स और होमलेसनेस स्क्रिप्टेड तौर पे बढ़ाई जा रही है। और ना सिर्फ यूएस में, ये सारी वेस्टर्न कैपिटल्स की बात कर रहे हैं, जो हम पिछले शोज में बात किए थे कि सारी फिएट डॉलर सिटीज का एक डाइल्यूशन होना है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि किस ना सिर्फ ये, तो मैं 3 बता रहा हूं कि जो, क्योंकि मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि दीज 3 आर द नेक्स्ट डेट्रॉइट्स, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया एंड शिकागो। बट अभी तो मैंने दूसरा पोस्ट भी सैन डाला है। फ्रांसिस्को बोला था आपने, सैन फ्रांसिस्को। हाँ, तो वो कैलिफोर्निया के अंदर आ गए ये सारे। और लेकिन कैलिफोर्निया तो, लॉस एंजलिस इज नॉट अंडर थ्रेट, ओनली हाँ, सैन फ्रांसिस्को। हाँ, और दूसरे भी स्टेट्स अब लाइन में है, जो अब उसके अंदर भी इलीगल्स घुसाने की कोशिश अब शुरू हो चुकी है। तो ये सारे टेक्सास, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिसिसिपी, ये हर जगह तो ज्यादा से ज्यादा क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। और जो प्रेडिक्शन ये भी डाला था कि एनआरआईस को स्पेसिफिक टारगेट किया जाएगा, तो उस पर भी न्यूज आ चुकी है कि मैसेच्यूसेट्स की काफी सारी फैमिलीज जिनकी ज्वेलरी चोरी हुई इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फैशन, बहुत सारी मैसेच्यूसेट्स और उसके आजू बाजू के एरियाज में। तो बहुत ही क्लियर है कि एक हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम में, जो यूनाइटेड स्टेट्स की एक लास्ट 30-40 इयर्स की जो मेथड बन चुकी है लाइफस्टाइल, स्पेंडिंग और कंजम्पशन बेस्ड ऑन डेट, क्रेडिट कार्ड के यूजेज से, अब क्योंकि अब वो इंटरेस्ट रेट उस हद तक पहुंच चुका है दैट यू कैन नॉट एक्चुअली अफोर्ड। तो ये सारे क्राइम्स अब बढ़ रहे हैं, शॉपलिफ्टिंग सामने से करके जा रहे हैं। अब पहले तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स आती थी काउंटर में कि नहीं नहीं, ये तो जरूरतमंद लोग हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं। फिर पता चलता है लुइस वुत्तन और ये सारे बड़े बड़े लग्जरी शोरूम में से ये जरूरत वाले लोग नहीं है। तो और लिटरली दिख रहा है कि स्टेट की पॉलिसी एक बन चुकी है। और ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत बड़ा केओस, और हर एक क्वार्टर में आप देख रहे हैं 2-2, 3-3 बैंक्स गिर रही है। अभी यही क्वार्टर में 2 गए, राइट। और अब तो डायरेक्ट न्यूज आता है कि बैंक ऑफ कैलिफोर्निया इज गोइंग टू टेक ओवर दिस वन।
अब तो कोई विंडो भी नहीं छोड़ा है कस्टमर्स के लिए कि दे कैन सम ब्रीदिंग स्पेस, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट न्यूज आ रहा है दिस बैंक विल टेक ओवर दिस बैंक। तो एवरी क्वार्टर आई थिंक दिस इज गोइंग टू गेट वर्स एंड वर्स, क्योंकि फेड की जो रेट हाइक्स है नॉन स्टॉप आगे जा रही है। तो ना सिर्फ डेलिंक्वेंसीज बढ़ी है, बैंकरप्सीज बढ़ी है, ले बढ़ चुके हैं, और बैंक्स की हालत तो आप देख ही रहे। तो ये पूरा जो क्राइसिस है, मुझे नहीं लगता नेक्स्ट ईयर का इलेक्शन कोई नॉर्मल इलेक्शन के तौर पे आप देख सकते हो। तो तब तक तो उतना क्राइसिस हो चुका होगा। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद दिस एंटायर डी डॉलराइजेशन थिंग व्हिच इज गोइंग ऑन। और उसी के चलते जितनी भी फियाट डॉलर सिटीज हैं जो हम बताते हैं कि सबको कुछ ना कुछ डाइल्यूशन होने वाला है। बट अब ये भी बात है कि जितनी फाइनेंशियल कैपिटल्स पुरानी वाली जो अफेक्ट होती है, उसके सामने इंडिया में उसके सामने कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर मैं गिफ्ट सिटी का हवाला दूं, तो गिफ्ट सिटी में जैसे आप देख रहे हैं, जो मुझे समझ आती है 2 to 3 टाइम्स उसकी स्पेस बढ़ेगी, और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि फ्यूचर में उसको यूनियन टेरिटरी घोषित करके लीकर और वो हैपनिंग लाइफस्टाइल दी जाए, क्योंकि जेन्युइन कंसर्न्स हैं कुछ कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने हैं, फॉरेन डिग्नेटरीज आने हैं, और टैलेंट आना है वर्ल्ड वाइड हर जगह से, तो फिर आपको वो हैपनिंग लाइफस्टाइल देनी तो पड़ेगी। वो गुजरात वाला प्रोहिबिशन नहीं चलेगा? हाँ, नहीं चलेगा। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अगर साइज उस 3 टाइम्स बढ़ जाती है, उसके बाद हो सकता है यूनियन टेरिटरी घोषित की जाए। अभी तो क्या साइज है दिस इज इसका द गिफ्ट सिटी काइंड का? ऑफ, हाँ, 3 टाइम्स अभी बढ़ेगी, इसका साइज और क्या है? उसमें फ्रेश, आई थिंक आई हैव नॉट सीन द एग्जैक्ट एकर्स, बट इट्स डज नॉट क्वालिफाई फॉर एनी यूनियन टेरिटरी एट दिस पॉइंट, राइट? तो उसको 3 टाइम्स और बढ़ाना पड़ेगा। सो आजू बाजू के जितने भी गांव है वो सारे आई थिंक कवर अप होंगे उसके अंदर। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल चेंजेस में वो अभी सबसे इसका बड़ा, और लोकेशन तो गांधीनगर है ना राइट नाउ? अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच, इट इज इन द मिडल ऑफ द टू। हम्म। और 10 इयर्स का टैक्स हॉलिडे है, और स्पेसिफिक एंटिटीज को ही अलाउड है उसमें एसईजेड में एट दिस पॉइंट। और अभी यू तक जो, एक्सपेक्ट कैसीनोज एंड थिंग्स टू कम देयर? वेल लॉन्ग टर्म तो यू कांट से, क्योंकि सारे फॉरेनर्स बहुत सारे आएंगे, तो इट्स पॉसिबल कि वो हैपनिंग लाइफस्टाइल दी जाए शायद। बट डीजे पब्स एंड लीकर इज समथिंग विच इज, क्योंकि बता रहा हूं मैं, जो कि साउथ के भी जितने टैलेंट हैं, ये सबके जेन्युइन कंसर्न्स हैं कि दिस इज नॉट द कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल व्हिच दे आर व्हाट दे हैव सीन इन बैंगलोर और थिंग्स लाइक दैट। तो दुबई के शेख्स हैं, क्योंकि अब तो वो सारी फैमिली सॉवरेन वेल्थ फंड की भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो और बहुत सारे एनआरआईज हैं जो वो भी गिफ्ट सिटी में ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे। कुछ, क्योंकि कुछ कंसल्टेंसी के ईमेल मुझे आते हैं, एंड देन आई हेल्प देम आउट विद द वेल्थ ट्रांसफर। तो इट्स अ नाइस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, क्योंकि बहुत सारी, आप सोचिए कितनी फाइनेंशियल कैपिटल्स डाइल्यूट होने वाली है। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, ठीक है, कैनबेरा, उसके सामने एक ही बन रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ बिग वन। ठीक। तो दिस इज द काइंड ऑफ चेंजेस। अब जो दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज अबाउट पाकिस्तान। एक हमने यहाँ पे देखा कि कैसे, हमने बात भी की थी आई थिंक पिछले कुछ टॉक्स में, कि पाकिस्तान के फ्यूचर का दो ही रास्ता है, कि जो एजुकेशन सेक्टर उसको रिवैम्प करना है, उसको रिलीजियस डॉक्ट्रिन से बाहर निकाल के यू हैव टू ब्रिंग इट टू अ कंटेम्प्ररी एजुकेशन। तो उसके लिए $100 बिलियन प्लस की कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगी, जो हमें नहीं लगता कि किसी कंट्री को इंटरेस्ट होगा सिवाय दिल्ली के। अब दिल्ली तब उसमें इंटरेस्ट लेगा जब पाकिस्तान ये एक्नॉलेज कर ले कि द टू स्टेट थियोरी, टू नेशन थियोरी हैज कोलैप्स्ड। जब तक ये एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता और एक पूरे दिल्ली के सबसर्वियंस में पॉलिसीज बननी शुरू नहीं हो जाती, तब तक मुझे नहीं लगता ऐसी इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, अभी लास्ट 2 वीक्स के अंदर
सऊदी अरेबिया ने जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर की है ग्वादर के लिए ऑयल रिफाइनरी, और यूएई ने जो है कराची पोर्ट और कुछ दूसरे एसेट्स के लिए बिड दी है, और कतर ने भी कुछ इंटरेस्ट दिखाया है। तो इसके अंदर हमें ये समझना है कि इसके पैरेलल जो चेंजेस चले विद इन पाकिस्तान, जहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कंट्रोल ले लिया है हायर एजुकेशन कमीशन का, ठीक है, और 26 नए बिल पास किए गए फॉर एस्टैब्लिशिंग 26 न्यू यूनिवर्सिटीज। तो हो सकता है खाली सिंबॉलिक किया हो इन्होंने टू सेल दिस आइडिया टू द गल्फ कि नहीं नहीं हम कुछ चेंज करने जा रहे हैं, बट एटलीस्ट लग रहा है कि मिडिल ईस्ट ने बोला होगा वहाँ कि तो भाई यूनिवर्सिटीज भी मदरसा बन जाती हैं। कल मैं अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा था सम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, he is talking the same religious doctrine stuff, mixing it with science, तो you never know, but लग रहा है कि मुझे मिडिल एक ईस्ट। खालिद उमर साहब है, वो लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज जो वहाँ का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता था, वहाँ से पास आउट हैं। तो उन्होंने बताया कि वो जो थे वो एक हर पेपर के साथ में इंजीनियरिंग में भी एक रिलीजियस स्टडीज का पेपर होता था, उसमें वो फेल हो जाते थे बार बार। तो लोगों ने कहा कि भाई आप इसके डीन से जाके मिलो। तो वो डीन से मिलने गए। यू नो हु वाज द डीन? हाफिज सईद। तो यहाँ पर भी सभी में डीन अपॉइंट होंगे हाफिज सईद जैसे 26 यूनिवर्सिटी में भी। सो आई थिंक देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम मिडिल ईस्ट कि भाई तुम कुछ तो अपना सोसाइटी का रिपेयर करो, वर्क हर बार इस तरह कटोरे लेके आ जाओगे। तो आई थिंक शायद एटलीस्ट उनको दिखाने के लिए, क्योंकि 9 अगस्त को तो गवर्नमेंट तो वैसे ही डिसॉल्व होने वाली है, एंड इमरान खान तो अरेस्ट हुए पड़े आप जानते ही हैं। तो एटलीस्ट शायद दिखाने के लिए फटाफट से 26 नए बिल पास कर दिए उन्होंने फॉर 26 न्यू यूनिवर्सिटीज, टू शो टू द मिडिल ईस्ट के नहीं नहीं हम सीरियस हैं, कुछ करने वाले रिवैम्प। बट द थिंग इज के इन द लॉन्ग टर्म संजय जी, इफ व्यूअर्स के लिए खाली अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं कि हमारा जो प्लैनेट है इट इज एक्चुअली, क्योंकि जियो इकोनॉमिक्स का एक्सप्लेनेशन आई एम ट्राइंग टू गिव, कि हमारा प्लैनेट जो है वो ऐसे थोड़ा टिल्ट है। तो जहां पे डायरेक्ट सन का आता है रेस, वो हर जगह, चाहे वो गोबी डेजर्ट हो, सहारा हो, या सऊदी अरेबिया वाला पोर्शन हो, दे आर स्पेसिफिकली गेटिंग दिस डेजर्ट रीजन बिकॉज ऑफ दैट टिल्ट विच द प्लैनेट हैज। तो अब ये डेजर्ट में जितनी भी उनकी एक तरह से बोल सकते हो आपके डेजर्ट प्रैक्टिसेस बन गई, उसको फिर उन्होंने कोडिफाई करके जिसको हम बोलते हैं कि रिलीजन ऑफ फॉरेन ओरिजिन पूरा वहां पे जो डेवलप किया। तो ये 7th सेंचुरी की जो डेजर्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसको क्लैरिक्स ने कोडिफाई करके मैंडेटरी कर दिया है एक तरीके से, और किस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि डेजर्ट में वाटर नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं एक प्लेट में खाना खाना, राइट, इट मेक्स लॉजिकल सेंस। वाटर नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं है, तो वो कम्युनिटी क्या करेगी वो एंशियंट फॉर्मूला में? तो एक मॉब बना के वहां से जो भी कैरावान गुजरता है या ट्रांजिट होता है गुड्स, उसको फोर्सिबली टैक्स करना नो काइंड ऑफ अ डिसेंट वर्ड, और फिर बाद में वो जीजिया टैक्स बन गया, प्रोटेक्शन मनी बन गया, या जो भी बोलो। तो वहां से जिस जो गुजरता है, मॉडर्न टोल टैक्स बोल लो एक तरीके का, तो मॉब बना के वहां से जो गुजरता है उसको लूटना है। अब क्योंकि जितना बड़ा मॉब होगा उतनी बड़ी लूट हो पाएगी। तो ये जो सारे वॉरलॉर्ड्स जो थे वो पॉलीगैमी प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि वॉरफेयर ही करना है। देयर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी एनीथिंग अदर देन दैट इन द डेजर्ट रीजन। तो बहुत सारे नंबर्स में उनका बर्थ रेट्स है, राइट, और फोर्सिबली टैक्स कलेक्ट करना। अब जितना बड़ा ग्रुप होगा, अच्छा, पूरा एक क्या बोलते हैं कि डेजर्ट जियोग्राफी है, सो नोबडी इज गोइंग टू गिव देयर डॉटर्स फॉर मैरिज इन दैट डेजर्ट रीजन। तो वहां से शायद ये पूरी प्रैक्टिस बन गई, जहां पे कजिन सिस्टर्स के साथ मैरिज करना, राइट। और अगर आप उनके पहनावे भी देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्योंकि मॉब बना के आपको वहां से जो गुजर रहा है कैरावन उसको लूटना है, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए आपने जो
वो कम्युनिटी की वुमन है उसको ब्लैक पहना दिया और फिर डेजर्ट की गर्मी में वो बाहर नहीं निकलेंगे, दैट काइंड ऑफ मार्किंग द फीमेल ऑफ देयर कम्युनिटी सेफ इन अ वे। और खुद वो व्हाइट पहनते हैं क्योंकि डेजर्ट की जो हीट होती है आप समझते ही हैं। और फिर लंबी दाढ़ी, क्योंकि जो स्वॉर्ड का जो पूरा फाइट होता था उससे गर्दन को बचाने के लिए। और फिर जो छोटा पायजामा हम बोलते हैं वो एक तो सैंडस्टॉर्म से बचने के लिए वो बड़े भाई का लंबा। कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, हाँ, वो तो हाँ, वहां तो नहीं पहनते, वहां तो नहीं दूसरा वो तो ड्रेस ये है। डेजर्ट ये सैंड तो में चलने के लिए काम आता है ना, छोटा अगर है तो। तो ये बहुत सारी इसी ऐसी डेजर्ट प्रैक्टिसेस को कोडिफाई एक तरह से कर दिया। और जैसे मैंने बताया कि कोई और कम्युनिटी डेजर्ट रीजन में अपनी डॉटर नहीं देगी मैरिज के लिए, तो उसी पर से जो जितने भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वॉर होते हैं, उसमें से सामने वाले कम्युनिटी की जो वुमेन है उसको स्लेव बना के रख लेना, एंड दैट काइंड ऑफ ये पूरा जिसको अभी के टर्म्स में हम लव जिहाद बोलते हैं। तो ये एक पूरा डेजर्ट प्रैक्टिस। और क्योंकि अब प्लांट्स भी नहीं है तो एनिमल्स को काट के खाना, राइट। और फिर पूरे दिन हैवी हीट होता है डेजर्ट में, तो मून का जो वर्शिप है। अच्छा, कुछ ऐसे रेफरेंसेस भी हैं जो बोलते हैं कि भाई ये सारे चंद्रवंशी थे जो भारत से निकाल दिए गए, तो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव दैट मून ऑन द फ्लैग एज वेल। तो ये सारे बेसिकली डेजर्ट प्रैक्टिसेस जो अब मैंडेटरी बना दिए गए कोडिफाई करके उसको रिलीजन बना के। तो आई थिंक के आई वोंट से कि इनका, आई मीन आई एम ट्राइंग टू बी अनबायस्ड हियर, के पर्टिकुलर फॉल्ट है इनका, दैट ये इनका ग्रोथ हुआ है एक डेजर्ट रीजन में, राइट। बट अगर आप बात कर रहे हैं कि इनको अगर वापस लेके आना है क्योंकि डी रेडिकलाइजेशन अगर प्रोसेस करना है, तो जो मुझे समझ आती है कि जो प्रेशर सऊदी अरेबिया, यूएई, पाकिस्तान के ऊपर ला सकता है in terms of making the changes in the revamping the society or the radical thought process, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म, क्योंकि रेडिकलाइजेशन प्रोसेस भी पेट्रो डॉलर की फंडिंग से हुआ था बिकॉज ऑफ दैट क्रूड ऑयल वेल्थ, तो जिम्मेदारी भी सऊदी अरेबिया और यूएई की बनती है कि डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस भी उन्हीं को लीड करना चाहिए। ये मेरा थॉट प्रोसेस है लॉन्ग टर्म। और उसी में मुझे लगता है कि अगर सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ये जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, अगर वो अपना हिस्ट्री वापस से चेक करें और उसमें कुछ रिसर्च में लगाएं, और अगर कुछ पैसा पाया जाता है कि जेरूसलम इज एक्चुअली ईश्वर आलयम, ईश्वर प्लस आलयम, राइट। अगर ऐसा कुछ पाया जाता कि सच में वो चंद्रवंशी थे जो एंशिएंट इंडिया से निकले, अगर ईरान का भी पाया जाता है कि जो जोरास्टर है, जो पारसी समुदाय, वो एक्चुअली फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम सौराष्ट्र, तो अगर ये कुछ रिसर्च हो पाता है एंड इफ दे कनेक्ट बैक टू देयर रूट्स, क्योंकि सन टेम्पल तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, अग्नि की पूजा आपको हर जगह मिल जाएगी सनातन में, राइट। हमारे यहाँ और तो पूरा शिवलिंग भी मिल। एक संप्रदाय था ना, जो हमारे जैसे शैव और वैष्णव हैं, शाक्त हैं, उसी तरह से सौर संप्रदाय था। जी। और ये हर जगह आपको शिव मंदिर भी मिल जाएंगे। तो सऊदी अरेबिया का जो काबा है और गुजरात का सोमनाथ है वो सेम लाइन और लेंथ में आता है, राइट। सिमिलरली आप देखोगे कि जेरूसलम का जो टेम्पल माउंट है और भारत का जो केदारनाथ है वो भी सिमिलर लाइन एंड लेंथ पे आता है, राइट। नॉट एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, क्योंकि अर्थ जो है इट्स लाइक अ बल्ब, इट्स लाइक अ बल्ज, राइट। तो नॉट एग्जैक्ट क्योंकि फ्लैट अर्थ नहीं है, बट इट्स इन द सेम लाइन एंड लेंथ। तो एक रिसर्च होना चाहिए कि अगर 12 ज्योतिर्लिंग भारत के इनर सर्कल में थे, तो क्या 12 ज्योतिर्लिंग आउटर सर्कल में भी थे क्या, राइट। तो जहां पे अगर मिडिल ईस्ट अपने कल्चरल रूट्स तलाश सकता है वो रिसर्च शुरू करें, तो मुझे लगता है कि उनको ये डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस जो है वो लीड करना चाहिए, ठीक। तो एक तो ये खाली सिंबलिज्म है कि अभी भले एटलीस्ट नो बोलने के लिए 26 नई यूनिवर्सिटीज का बिल तो पास हुआ है हमारे पड़ोस में, बट चेंजेस चल रहे हैं, एटलीस्ट वी कैन सी
कि सम काइंड ऑफ चेंजेस मूवमेंट्स आर गोइंग ऑन। अच्छा, दूसरा, यही वीक में हमने देखा कि जेड्डा में सऊदी अरेबिया ने लीड लिया यूक्रेन पीस प्रोसेस को नेगोशिएट करने के लिए। वहां पे 40 कंट्रीज को बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। हम्म। और बड़ी अचंभे की उसकी वजह बात से है पाकिस्तान में बड़ी रोना धोना चल रहा है। उसका कोई जियो पता चला, वहां पे लोन मांगना शुरू कर दिया। तो 40 कंट्रीज से पार्टिसिपेट किया, लेकिन रशिया नहीं है उसमें, और यूक्रेन का पीस प्रोसेस डिस्कस होना था। तो आप समझ सकते हैं, इंडिया एंड चाइना दोनों ने पार्टिसिपेट किया। और क्योंकि अब जैसे हम बता रहे हैं कि फाइनेंशियल रीसेट के बाद यूएस का पोलिसिंग रोल नहीं रहेगा, तो ये जितने भी रीजनल शत्रप्स हैं, जैसे सऊदी अरेबिया खुद अब लीड ले रहा है डिप्लोमेसी में, और वेस्टर्न कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करके एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे रही है कि यस, यू कैन ट्राई लीडिंग योर रीजन। ठीक है, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया बात कर रहा है ऑफ ट्रेडिंग क्रूड ऑयल आउटसाइड यूएस डॉलर, और यूएस के मिलिट्री बेसिस अभी भी सऊदी अरेबिया में है, उसके बावजूद ये हो रहा है, तो एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग है कि आप अपने अपने रीजन की लीडरशिप लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 2025 के बाद ये जो एंडलेस प्रिंटिंग पॉसिबल ही नहीं है, और डिफेंस बजट में कट्स आने वाले हैं वेस्ट में। तो उसके चलते इट्स वेरी नेचुरल कि अब जितने भी रीजनल लीडर्स हैं वो अपनी लीडरशिप आगे बढ़ाएंगे इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। अच्छा, दूसरे हमने जो चेंजेस ये देखा है कि G20, क्योंकि अब एनएसए हमारे जो है अजीत डोवल जी, वो गए थे ये मीटिंग में जेद्दा में। G20 का जो लीडर्स समिट है सितंबर में आ रहा है, और भारत चाहेगा कि एटलीस्ट भले पीस प्रोसेस फाइनल ना हो, बट एटलीस्ट सीज फायर का तो कुछ बिगिन हो जाए ये कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन आई एम रियली डाउटफुल इसके लिए। क्यों? क्योंकि वेस्ट का जो क्राइसिस है अभी उस पीक पे नहीं पहुंचा जहां पे व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग को आप कंप्लीटली ब्लेम कर पाए। तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉप होगा इतना जल्दी, बट एटलीस्ट देयर इज अ ट्राई फ्रॉम द इंडियन साइड कि एटलीस्ट ये हो। ठीक, तो लेट्स सी, 40 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। अब जो ब्रिक समिट है उसमें पूरा साउथ अफ्रीका, एक अफ्रीकन मिनट रोकूंगा कॉन्टिनेंट। आपसे, आपको ब्रिक्स पे जाने से पहले जरा जी हम दर्शकों से अनुरोध कर लें कि वे अपने प्रश्न पूछ लें, और दर्शकों से यह भी अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। साथ में आप हमें पत्रम पुष्पम के साथ सहायता भी करते रहें। 4 और 5 नवंबर को हमारा दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 है, और आप सभी से अनुरोध है कि उसके लिए हमें यथासंभव सहयोग करें। जी, तो अब हाँ बताइए, ब्रिक्स का क्या होने वाला है? ब्रिक्स से पहले एक और चीज़ पूछूंगा, पहले ब्रिक्स से जाने से पहले जो जी एक और सिग्नल दिया है भारत ने कि उसने सारा जो हार्डवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, उसका इंपोर्ट बंद कर दिया है। तो ये क्या सिग्नल है? हाँ, ये जो मतलब ओपन इंपोर्ट बंद कर दिया है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अब आपको। लाइसेंस लेना पड़ेगा। अच्छा, उसको भी अभी 3 मंथ्स के लिए अभी पॉज दिया है, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस। लेकिन ये मूव क्या है ये व्यूवर्स को जानना जरूरी है। ये मूव ये है कि हमारा जो डायरेक्ट चाइना से चाइना का टोटल एक्सपोर्ट है, उसमें इंडिया का जो पोर्शन है इट्स हार्डली 2.5 to 3% ऑफ देयर टोटल एक्सपोर्ट। लेकिन हमारा जितना वेस्टर्न इंपोर्ट्स है भारत का, उस सभी चीजों के अंदर चाइनीज रॉ मटेरियल, चाइनीज असेंबली, और चाइना से राउट होके भले प्रॉफिट्स वेस्टर्न कंपनीज को मिलता हो, लेकिन वो उसका असेंबली कंप्लीट होके यहाँ आता है। तो इफ यू वांट टू स्टॉप दिस, तो आपको पूरा सप्लाई चेन उसका रिकॉन्फिगर करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारी कंपनीज, वेस्टर्न कंपनीज को सिग्नल दे दिया गया है कि आप अपनी सप्लाई चेन के लिए जो चेंजेस करना पड़ता है वो आप करें। आपको मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चर के लिए आपको जो भी पीएलआई स्कीम लगेगी या जो भी हेल्प चाहिए वो मिलेगा, बट नो मोर डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड
imports for the Indian people. अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू भी है संजय जी। दूसरा पहलू इसका ये है कि ना सिर्फ जो हमने देखा कि जो हमने बात करी थी कि टॉप मैनेजमेंट की लीडरशिप ये सारी कंपनीज की चेंज होगी, तो आज उस पे भी न्यूज आ चुका है, टेस्ला के जो नए सीएफओ है, राइट, तो उसका नाम भी दे दिया गया है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली बाय 2030 जो हमने ट्रांजिशन बताया था कि फ्रॉम अ वाइट टू अ नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड देन टू अ रेजिडेंट इंडियन, और यहीं पे बन के यहीं से एक्सपोर्ट होगा अगर बाहर एक्सपोर्ट होना है, तो सारे बेसिस चेंज होंगे बाय 2030। तो इसी में ये कंपनीज का दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो अगर मेड इन इंडिया हो जाते हैं, तो उसका दूसरा बेनिफिट हमें लगेगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए जो हम सोच रहे हैं कि यहीं पे डालेंगे, और तो उसका एक सप्लाई चेन का पूरा सिनर्जी बन जाएगा यही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के साथ। तो आप देख रहे हैं कि पूरा एंड टू एंड सप्लाई चेन यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट इन द लॉन्ग टर्म, और अगर एक्सपोर्ट्स होना है तो भी यहीं से होगा। तो ना सिर्फ यूएस की कंपनीज बट इवन फ्रेंच, जापानीज, ताइवान एंड ऑल साउथ कोरिया, दिस कंपनीज आर आल्सो नाउ इंटरेस्टेड। सबसे बड़ा मार्केट है, जैसे मैंने बताया कि बर्थ रेट्स जो बचा है और कंजम्पशन करने वाली जो यंग पॉपुलेशन है कि जिसके पास परचेजिंग पावर भी हो, और वो ज्योग्राफी जिसके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये सिर्फ अब इंडिया बचा है। तो आई थिंक नेचुरल इंटरेस्ट बनता है इंडियन इकोनॉमी में ये सारी कंपनीज का। तो यू शुडंट बी सरप्राइज्ड विद दिस काइंड ऑफ मूव्स। अच्छा, उसके अलावा आपने एक और बड़ा मूव देखा विच इज आयुष वीजा स्टार्ट किए गए हैं, राइट? जी हाँ, जी हाँ, तो वो मैं पूछने वाला था बिल्कुल आपसे। जी, बहुत बड़ा मूव है ये, क्योंकि कोरोना में हमने देखा है संजय जी कि किस तरह से ह्यूमन डेड बॉडीज को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिटेबिलिटी हुई है, और पूरा वर्ल्ड क्लूलेस था। बेसिकली टोटली सबने सरेंडर कर दिया कि हाँ बस जो भी तुम करवा रहे हो हम कर ही लेंगे अब जो भी है, राइट? तो ये अगर वर्ल्ड को, संजय जी, अगर वर्ल्ड को एक्सप्लॉइटेशन से बचना है, ह्यूमैनिटी की ओर जाना है, और प्रॉफिट को थोड़ा नॉन इविल पोर्शन में लेके जाना है ऑपरेशंस को, तो भारत का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। तो ये जो आयुष वीजा वाला जो मिशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन ऑफ द ग्लोबल हेल्थ केयर, कि अगर हम वापस ट्रेडिशनल मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स को, जो अल्टरनेट टू एलोपैथी है, अगर हम इसको ले पाते हैं, क्योंकि आज संजय जी आप जानते हैं, मैं तो आई एम नॉट अ साइंटिस्ट बट मैं खाली ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर कोई पर्सन डायबिटीज की टेबलेट ले रहा है, तो कुछ ही सालों में आप पाते हैं कि उसको फिर कोलेस्ट्रॉल की भी लेनी पड़ती है और फिर ब्लड प्रेशर की भी लेने का टाइम आ जाता है। तो एक तरह से जो मिली भगत चल रही है, एक तरह से माफिया बन चुका है फॉर एक्सप्लॉइटेशन, उससे अगर हमें निकलना है तो हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन, और भले ही, क्योंकि मैं जानता हूं कि एलोपैथी इज लाइक क्विक सॉल्यूशन, जो आज की जनरेशन को बहुत पसंद है कि मेरे को दर्द कर रहा है, मेरे को तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है, और ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑब्वियसली बड़े केसेस तो नहीं ले सकती जैसे एक्सीडेंट्स एंड ऑल दैट, बट छोटी छोटी एलिमेंट्स जिसके लिए अब लोगों को हैबिट बन चुकी है कि पॉपिंस की तरह पिल लेते हैं, मेडिसिन पिल, तो ये हमें इसको लॉन्ग टर्म रोकना है। तो मुझे लगता है कि आयुष वीजा वाला जो मूव है, भारत का बहुत बड़ा रोल हो सकता है फार्मा इंडस्ट्री को डीकोलोनाइज करने में, और ये एक्सप्लॉइटेशन से बचाने में। तो बहुत बड़ा मूव है मैं मानता हूं, और अगर ग्लोबल फार्मा कॉर्पोरेट्स इस पे अलाइन हो जाती है भारत के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन पे रिसर्च के लिए, चाहे वो आयुर्वेद हो या यूनानी हो या वैदिक पद्धतियां हो, इसके रिसर्च में सच में अगर कैपिटल इन्फ्यूजन आता है विथ गुड इंटेंट, तो बहुत अच्छा वर्ल्ड का सर्विस भी हो सकता है फ्रॉम भारत। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग मूव एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन।
दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बिल पास हुआ है, लोकसभा में पेश हुआ है, पास नहीं हुआ अभी, दैट इज ऑन अनुसंधान रिसर्च रिलेटेड। तो उस पर एक एपेक्स बॉडी बनेगी जो पहली बार देश में ये होने जा रहा है संजय जी कि कंट्री की जो स्ट्रेटेजिक नीड्स हैं रिसर्च की, उसको एजुकेशन सेक्टर के साथ जोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड थी, क्योंकि आज हमें अचानक से पता लगा कि अच्छा हमें तो सेमीकंडक्टर का, हमें तो एबीसीडी पे भी ये नहीं है हम। तो ये जो लास्ट 70 इयर्स का जो लेजीनेस था या इनडिफरेंस था एटीट्यूड में, अब वो चेंज हो रहा है। तो अगर एजुकेशन सेक्टर की एनईपी की गाइडलाइंस के हिसाब से ये एपेक्स बॉडी कंट्री की स्ट्रेटेजिक नीड्स के हिसाब से रिसर्च को डायरेक्शन देगी, तो ये बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो दिस इज समथिंग विच हैज गॉन, आई थिंक न्यूज में भी बहुत कम आया है इसके बारे में। तो व्यूवर्स को ये भी जानना जरूरी है कि एनईपी के साथ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, ये एपेक्स बॉडी को। तो अब जो रिसर्च होगा एजुकेशन सेक्टर को उसमें पार्टिसिपेट करवाया जाएगा स्टूडेंट्स को। तो आई थिंक दैट्स अ बिग बिग मूव। ओके, तो आपके हिसाब से जो डायरेक्शन था वो प्रॉपर जिस जगह जा रहा था उसी जगह जा रहा है।